नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 वसंत भाग 2 का 7वां पाठ पापा खो गए इसका प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, पिछले वीडियो में हमने इसका मूल पाठ को हमने पढ़ लिया था, तो आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? इसका उत्तर इस तरह है, नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र हमें कौवा लगा, क्योंकि वह उड़ उड़कर सभी घटनाओं की जानकारी रखता है। अच्छे बुरे लोगों की उसे पहचान है। उसी तरह सूझबूझ के कारण असामाजिक तत्वों यानी दुष्ट व्यक्ति के हाथों में जाने से बच्ची बच जाती है। लड़की के पिता को खोजने में कौवा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके योजना के अनुसार ही लेटर बॉक्स ने बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए लिखा था। दूसरा प्रश्न है, देखिए, पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसे हुई? इसका उत्तर है, शुरुआत में पेड़ का जन्म समुद्र के किनारे हुआ था और वह वहीं अकेला बड़ा होता रहा। कुछ दिनों बाद वहां खंबा लगाया गया तो पेड़ ने उससे मित्रता करने की कोशिश की, लेकिन खंबा अकड़ में पेड़ से नहीं बोलता था। एक दिन जब खंबा पेड़ के ऊपर ही आ गिर पड़ा था, पेड़ ने उसे अपने ऊपर झेल लिया। इस कोशिश में पेड़ को खुद चोट आया और घाव बन गया। पेड़ ने खंबे को नीचे गिरने से बचा लिया। उसी दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न है, देखिए, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? लेटर बॉक्स का रंग पूरे का पूरा लाल रंग से रंगा हुआ था, इसलिए सब उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। और वह समझदार भी था, साथ ही सभी को हंसाता भी था, इसलिए सम्मान में भी लाल ताऊ कहकर बुलाते थे। चौथा प्रश्न है, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? लाल ताऊ अन्य पात्रों से भिन्न है, लाल ताऊ यानी लेटर बॉक्स, क्योंकि वह एक ऐसा पात्र है जो पढ़ा लिखा है। वह अपने आप में मस्त रहता था। अकेले रहने पर भजन गुनगुनाते रहना उसकी आदत थी। इस तरह वह अन्य पात्रों से भिन्न था। निर्जीव होते हुए भी समाज की चिंताएं उसे सताती थीं। पांचवा प्रश्न है, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में केवल एक सजीव पात्र है। उसकी कौन कौन सी बातें आपको मजेदार लगी, लिखिए और क्यों लगी। इसका उत्तर इस प्रकार है, नाटक में एकमात्र सजीव पात्र कौवा है। वह काफी होशियार है। उसने लड़की को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। उसे सामयिक घटनाओं का पूरा ज्ञान है। सामयिक मतलब जो सामाजिक घटनाएं होती हैं, और समाज के अच्छे बुरे लोगों की भी पहचान है। दुष्ट आदमी से बच्ची को बचाने के लिए वही सबसे पहले भूत भूत चिल्लाता है। उसी की योजना अनुसार बालिका को उठाने वाला दुष्ट व्यक्ति भूत के डर से बालिका को छोड़कर भाग जाता है, और उसी के परामर्श से बच्ची को सकुशल घर पहुंचाने के लिए पुलिस के आने का इंतजार करते हैं। जब यह सोचा जाता है कि अगर पुलिस नहीं आई तो क्या होगा, तो कौवा ही लेटर बॉक्स को बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए लिखने, वह सबको यह कहने की किसी को इस बच्ची के पापा मिले तो यहाँ आने की सलाह देता है। अतः बच्ची को बचाने के प्रयास में कौवा मुझे मजेदार लगा। छठा प्रश्न है, देखिए, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? उत्तर इस प्रकार होगा, लड़की बहुत छोटी व अबोध थी। अबोध अर्थात अज्ञान। ठीक है, अज्ञानी थी, उसको कुछ पता नहीं था। उसे अपने माता पिता का नाम व घर का पता तक मालूम नहीं था, इसलिए सभी पात्र मिलकर भी उस लड़की को यथाशीघ्र जल्दी से, ठीक है, यथाशीघ्र अर्थात जल्दी ही उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। अब देखिए, नाटक से आगे का भाग है। पहला प्रश्न है, अपने अपने घर का पता लिखिए तथा चित्र बनाकर वहां पहुंचाने का रास्ता भी बताइए। तो आपको खुद करना है इसमें क्या करना है, विद्यार्थियों के लिए स्वयं करने के लिए है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे नोट में दिया है, जब आप अपने घर का रास्ता बताने का चित्र बनाएंगे तो 2-3 विशेष स्थान का परिचय देंगे, जैसे कोई मंदिर होगा, चौरा होगा, धर्मशाला, तालाब, है ना, अन्य जो चीज़ें होंगी, पुलिस स्टेशन, अर्थात आप अपने विद्यालय से अपने घर तक किस तरह से पहुंचते हैं। तो रास्ता बनाइए और उसमें जो चिन्ह होते हैं, विशेष चिन्ह को भी दर्शाइए।
दूसरा प्रश्न है मराठी से अनुदित, अनुदित अर्थात अनुवाद किया हुआ यह जो नाटक है इसका शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया होगा। अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो सुझाइए और साथ में कारण भी बताइए। सुझाइए अर्थात सुझाव दीजिए। उत्तर इसका इस प्रकार होगा, इस एकांकी को शीर्षक पापा खो गए इसलिए रखा गया क्योंकि लड़की को अपने पिता का नाम व घर का पता मालूम नहीं था। इस अनोखे शीर्षक के द्वारा ही लोग और पुलिस आकर्षित होकर उस लड़की को घर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसका अन्य शीर्षक लापता बच्ची रखा जा सकता है क्योंकि एकांकी में पापा नहीं बच्ची ही खो गई थी, है ना। पापा तो खोए नहीं थे पर बच्ची खो गई थी ना, इसलिए लापता बच्ची हम इसका शीर्षक रख सकते हैं। और उसे अपने घर का पता तक मालूम नहीं था। अन्य शीर्षक में जैसे गुमशुदा बच्ची आदि अन्य भी बहुत सारे शीर्षक हो सकते हैं, आप अपने दिमाग से सोचकर लिखिए। तीसरा प्रश्न है, क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं। तो उत्तर होगा, देखिए बच्ची के पापा को खोजने का दो तरीका हो सकता था। पहला तरकीब, समाचार पत्रों में, पोस्टरों में या दूरदर्शन पर उसका चित्र दिखाकर लोगों का ध्यान आकर्षित करके उसके पापा को खोजा जा सकता है। दूसरा तरकीब, लड़की को पुलिस थाने में ले जाकर उसकी रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए। पुलिस अपने तरीकों से उसके पापा को खोज निकालेगी, है ना। अनुमान और कल्पना में देखिए पहला प्रश्न, अनुमान लगाइए कि जिस समय बच्ची को चोर ने उठाया होगा वह किस स्थिति में होगी। क्या वह पार्क मैदान में खेल रही होगी या घर में रुककर भाग गई होगी या कोई अन्य कारण होगा। तो पाठ के अनुसार जिस समय बच्ची को चोर ने उठाया था तब वह सो रही थी। उसकी नींद तो पेड़ आदि के पास रखकर जब चोर खाना खाने के लिए जाता है तब जाकर खुलती है ना। तो पेड़ और लेटर बॉक्स खंबा सब जो वहाँ थे उसके पास रखकर जब चोर खाने के लिए जाता है तब उसकी नींद खुलती है। और दूसरी बात, बेहोश की दवा भी चोर ने उसे दे दी थी इसलिए उसकी नींद और लंबे टाइम बाद खुलती है। दूसरा प्रश्न है, नाटक में दिखाई गई घटना को ध्यान में रखते हुए यह भी बताइए कि अपनी सुरक्षा के लिए आजकल बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। संकेत के रूप में नीचे कुछ उपाय सुझाए गए हैं, आप इससे अलग कुछ और उपाय लिखिए। समूह में चलना, जैसे नीचे उपाय दिए हैं कि हम किस प्रकार ऐसे चोर अथवा अन्य लोगों से बच सकते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए हम किस उपाय को अपना सकते हैं। ठीक है, तो कुछ उपाय यहाँ दिए हैं, जैसे समूह में चलना, एकजुट होकर बच्चा उठाने वालों या ऐसी घटनाओं का विरोध करना, अनजान व्यक्तियों से सावधानी पूर्वक मिलना। ठीक है, तो उत्तर में इसका अन्य उपाय हम ऐसे लिख सकते हैं, अपने घर का पता एवं माता पिता का नाम अथवा फ़ोन नंबर अपने डायरी में लिखकर उसको साथ रखना चाहिए। अकेले सुनसान या अपरिचित जगह पर नहीं जाना चाहिए। अपने आसपास आने वाले लोगों पर निगाह रखना एवं हमेशा तैयार रहना। चौथा, किसी भी गतिविधि पर थोड़ा भी अगर हमें शक होता है तो शोर मचाना और माता पिता या पास के किसी बड़े व्यक्ति को इसकी जानकारी प्रदान करना। भाषा की बात में चलते हैं। देखिए, भाषा की बात में पहला प्रश्न है, आपने देखा होगा कि नाटक के बीच बीच में कुछ निर्देश दिए गए हैं। ऐसे निर्देशों से नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं जिन्हें नाटक खेलते हुए मंच पर दिखाया जाता है, जैसे सड़क, रात का समय, दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज़। यदि आपको रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो आप क्या क्या करेंगे, सोचकर लिखिए। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि अगर हमें नाटक को और भी अच्छा बनाना होता है तो हमें वहाँ पर जो परिस्थिति होती है, वहाँ का जो दृश्य होता है उसको समय समय पर बदलना होता है और परिस्थिति के अनुसार वहाँ का दृश्य को भी हमें चेंज करना आवश्यक होता है। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर कुत्तों का भौंकने का आवाज़ इत्यादि दर्शाया गया था। तो जैसे उत्तर में हम अगर रात का दृश्य मंचन करना है तो हम क्या करेंगे, तो अंधकार फैलाना होगा, यानी हल्की नीली रोशनी करना होगा। आकाश में तारों या चांद का चमकना है ना, इसको भी हम दिखा सकते हैं। झिंगुरों की आवाज़ और रह रह कर कुत्ते के भौंकने की आवाज़ भी उत्पन्न की जा सकती है ताकि रात का अर्थात रात्रिकालीन दृश्य मंचित हो। दूसरा प्रश्न है, पाठ को पढ़ते हुए आपका ध्यान कई तरह के विराम चिन्हों की ओर गया होगा। नीचे दिए गए अंश से विराम चिन्हों को हटा दिया गया है, ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उपयुक्त चिन्ह लगाइए। देखिए यहाँ पर दिया है, मुझ पर
भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। ये जो पैराग्राफ है इसमें कोई भी विराम चिन्ह नहीं दिया गया है। नीचे इसका उत्तर में विराम चिन्ह दिया हुआ है, आप देख सकते हैं किताब में देखकर जो सही है उसको लगाइए। जैसे मुझ पर भी एक रात आसमान में गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी, तो यहाँ पर पूर्ण विराम होगा। अरे बाप रे, देखिए यहाँ पर रे के बाद एक विस्मयवाचक चिन्ह को लगा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है। ऐसा जगह पर विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। वह बिजली थी या आफत, तो यह वाक्य यहाँ पूर्ण हो गया, इसलिए पूर्ण विराम लगा दिया गया। याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं धक धक, यहाँ पर दो शब्द हैं। तो समान शब्द को जब आवृत्ति किया जाता है, अर्थात एक ही शब्द को जब दो बार प्रयुक्त किया जाता है, तो वहाँ पर बीच में हम योजक चिन्ह अर्थात डैश चिन्ह को हम लगा देते हैं। जैसे धक धक, यहाँ पर हमने बीच में डैश लगा दिया है, लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी, यहाँ पर कॉमा लगा दिया गया है। वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, यहाँ वाक्य पूर्ण होता है, तो इसलिए पूर्ण विराम लगा दिया गया। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, कमा लग गया। अंग थर थर कांपने लगते हैं, यहाँ पर लास्ट में पूर्ण विराम। और अंग थर थर, यहाँ पर थर थर में जैसे ऊपर धक धक में डैश चिन्ह लगाया था योजक चिन्ह, वैसे ही थर थर में भी हम योजक चिन्ह लगा देंगे। तीसरा प्रश्न है, आसपास की निर्जीव चीजों को ध्यान में रखकर कुछ संवाद लिखिए। आपको संवाद लिखना है, जैसे चौक या ब्लैक बोर्ड का संवाद लिखना है, कॉलम या कॉपी का संवाद लिखना है, साथ ही खिड़की या दरवाजे का संवाद लिखना है। जैसे आपको यहाँ एक दिया गया है चौक और ब्लैक बोर्ड का संवाद। जैसे चौक बोलता है, यह जीवन भी कोई जीवन है, ब्लैक बोर्ड से बोल रहा है। तो ब्लैक बोर्ड बोलता है, क्या हुआ चौक भाई? चौक ने पूछा, फिर चौक फिर से बोला, मुझे तो तुम पर घिसना अच्छा लगता है, क्योंकि जब जब मुझे शिक्षक घिसने के लिए उठाता है मुझे लगता है कि मैं उनका हथियार हूँ। कई बौद्धिक शब्दों का निर्माण मुझ पर होता है। अर्थात चौक कह रहा है कि जब मैं ब्लैक बोर्ड पर घिसा जाता हूँ शिक्षक के द्वारा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं शिक्षक के द्वारा कुछ अच्छे शब्दों को भी मैं ब्लैक बोर्ड पर तुम्हारे ऊपर घिस कर बनाता हूँ, निर्माण करता हूँ, ऐसे बोलता है। ठीक है, फिर ब्लैक बोर्ड बोलता है, बोर्ड, अरे मेरा पेट दूसरी तरह का होता है, उसमें चमक नहीं होती, हम दोनों के बिना ही शिक्षक का काम नहीं चल सकता। अर्थात ब्लैक बोर्ड कह रहा है कि अगर मैं नहीं हूं तो भी शिक्षक का काम नहीं चलता। अर्थात जब तक चक और ब्लैक बोर्ड दो आपस में नहीं मिलेंगे तब तक शिक्षक का काम अर्थात शिक्षक का कार्य पूरा नहीं होता। चक के बिना और ब्लैक बोर्ड के बिना दोनों में से कोई एक नहीं रहे तब भी शिक्षक नहीं लिख सकता और विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा सकता। आगे देखिए, कलम और कॉपी का संवाद है। कलम कॉपी से बोलता है, कॉपी, क्या मेरा तुम पर घिसे जाना तुम्हें अच्छा लगता है? कॉपी बोलता है, बहन, जब तुम्हारे द्वारा छात्रों या अन्य लोग मुझ पर सुंदर सुंदर शब्द लिखते हैं तो मैं काफी खुश होती हूँ। कलम, सच, बहुत अच्छी बात है। फिर कॉपी बोलता है, कॉपी, लेकिन अगर किसी का अक्षर खराब होता है या स्याही मुझ पर फैलता है तो मुझे बुरा लगता है। कलम, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, लेकिन कई बार मुझे सावधानी से चलाया नहीं जाता तो ऐसा होता है। कॉपी, मुझे तो तुम पर गर्व है, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा होना ही अधूरा है। तुम्हारे बिना मेरी कोई उपयोगिता नहीं है, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। ठीक है, तो कॉपी कह रहा है। कलम फिर बोलता है, ऐसा मत बोलो, तुम्हारे बिना मेरी भी कोई उपयोगिता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से कॉपी और कलम अगर आपस में मिलते हैं तभी कोई सार्थक चीज बन पाती है। अगर कॉपी नहीं रहे तब भी कलम सार्थक नहीं है, अगर कलम ना रहे तब भी कॉपी की सार्थकता नहीं है। खिड़की और दरवाजे में संवाद, जैसे खिड़की, वाह क्या बात है दरवाजे भाई, आजकल बड़ी शोर मचा रहे हो। फिर दरवाजा बोलता है, क्या कहूं बहन, खोलते बंद होते मेरे तो कब्जे हिल गए हैं, दर्द से चीख निकल जाती है। ठीक है, बार बार दरवाजे को खोलना बंद करना, ऐसा करते करते उसके जो कब्जे होते हैं, है ना, वो हिल गए अर्थात ढीले पड़ गए हैं, तो दर्द से चीख निकल जाती है। खिड़की फिर से, कल तक तो आप ठीक थे। दरवाजा बोलता है, बहन क्या कहूं, यह सब नटखट बच्चे की करतूत है। करतूत अर्थात व्यवहार है ना। इतनी जोर से धक्का मुझे मारा कि मैं सर से पांव तक हिल गया और बड़े जोर की चोट आई। ठीक है, तो खिड़की का कहना है, बच्चा है भाई, क्या करोगे, वो सब तो बच्चे हैं, है ना, ऐसा तो करेंगे। फिर दरवाजा बोलता है, अरे मेरा क्या दर्द कम होगा और किसे परवाह है मेरे दर्द की। खिड़की बोलता है, खिड़की का कहना है, भैया तुम तो लगता है ज्यादा ही बुरा मान गए।
फिर दरवाजे का कहना है बुरा मानने की बात ही है, खिड़की हिम्मत रखो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने पापा खो गए इस पाठ का अभ्यास को कर लिया। ठीक है, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट समय से मिल सके। धन्यवाद।